द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 2 जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल और साउदर्न ब्रेव की टीमों के बीच में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर 6 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से जब शाम को 6:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। और उस टाइम पर जब मैच स्टार्ट होगा तो अगर आसमान साफ होता है तब तो पूरी तरह से धूप भी निकली होगी, और आसमान साफ ना भी हो तो ये मैच एक होगा डे नाइट फॉर्मेट के रूप में, यानी कि जब शुरुआत होगी तब निश्चित तौर पर दिन होगा, जब मैच खत्म होने वाला होगा या सेकंड इनिंग की जब बैटिंग स्टार्ट होगी तब फ्लड लाइट्स वहां पर जल चुकी होंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या पिच रिपोर्ट है दोनों टीमों की तरफ से? अगर हम बात करें जो पिछला सीजन खेला गया था 8-8 मुकाबले 8 टीमों के इस टूर्नामेंट के अंदर नंबर 3 पर आई थी साउदर्न ब्रेव की टीम। पिछले वाले सीजन में परफॉर्मेंस बेहतर रहा था इनका, और उन 8 में से इन्होंने अगर आप देखें तो 5 मुकाबले जीता था, 3 हारा था। लेकिन वहीं पर अगर बात करें मैनचेस्टर ओरिजिनल्स टीम की तो ये टीम तो पिछले सीजन में बहुत ही बुरा खेली थी। 8 में से केवल 1 मुकाबला खेल करके बाकी सारे मुकाबले हारी थी और पॉइंट्स टेबल में आप कह सकते हैं सबसे नीचे थी, हालांकि नंबर 7 पर थी। तो बुरा परफॉर्मेंस रहा था पिछले सीजन में। तो क्या वो आज भी जारी रहेगा या दोनों टीमों ने अपने स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम ऐड किए हैं कि वो टीम और भी स्ट्रांग हो चुकी है या और कमजोर हो चुकी है, उसको आगे चल करके देखना काफी जरूरी होगा। लेकिन उसके पहले जो सबसे जरूरी है वो है पिच रिपोर्ट, और उससे भी जरूरी जो है वो है यहाँ का वेदर फोरकास्ट, जो हमको बताता है कि आज के मैच के स्टार्ट होने के दौरान कंडीशंस यहाँ पर क्लाउडी हो सकती है, 20% चांसेस है कि बारिश भी हो सकती है। और मैच की स्टार्टिंग टाइम जो शाम को 6:30 बजे है उस टाइम पर ये वेदर फोरकास्ट अगर आप देखें तो आसमान पर हल्के बादल भी हो सकते हैं। लेकिन इससे भी जरूरी एक बात है कि उसके पहले यानी कि 1 या 2 बजे के अराउंड घने बादल रहेंगे और सुबह के दौरान तो बारिश की भी संभावनाएं हैं। और चूंकि यहां पर बैक टू बैक दूसरा मैच खेला जाएगा, चूंकि विमेंस मैच भी एक हो चुका होगा द 100 का, इसी वजह से कंडीशंस चाहे कुछ भी कहें, चाहे वो वेदर फोरकास्ट कैसा भी हो, अगर बारिश हो चुकी होगी एक बार फिर से मैच के शुरू होने के पहले, पिच को किसी वजह से अंडर कवर रखना पड़ा, तो ही कोई भी टीम यहां पर पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी। वरना इंग्लैंड के अंदर जनरली होता है कि कंडीशन क्लाउडी भी हो लेकिन अगर पिच पर घास नहीं है तो टीमें पहले बैटिंग भी करना पसंद करती हैं कई बार। और ओवरऑल अगर आप रिजल्ट भी देखें पिछले 6 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं तो उसमें से 4 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम जीती है। और उसमें कई बार ऐसा हुआ कि आसमान पर बादल हुए हैं, और उसमें 40 विकेट स्पिन को और पेस को जो 32 विकेटें मिली हैं, ये भी काफी हद तक क्लैरिटी आपको देती है कि क्यों यहां पर कैसा भी मौसम हो कोई भी टीम पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी। जबकि मेंस क्रिकेट में ऐसा तो रेयरली ही देखने को मिलता है कि पेसर से ज्यादा विकेट स्पिनर्स को मिली हो। यही एक रीजन है, यहां पर जनरली टीमें कैसा भी वेदर हो पहले बैटिंग करना प्रेफर करती हैं। स्पिन को 40 में से 22 विकेट पहली इनिंग में, 18 सेकंड इनिंग में, जबकि पेस को 32 में से 14 पहली इनिंग में, 18 सेकंड इनिंग में विकेटें मिली हैं। और ये भी चीज आपको मैं बता दूं कि स्पिनर्स पर विकेटें तब जाती हैं जब बल्लेबाज शॉट खेलने ज्यादा जाते हैं, वो चीज पहली इनिंग के अंदर होती है। और पेसर सेकंड इनिंग में गेंद थोड़ी सी फंस करके आने लगती है तो और भी ज्यादा हावी होते हैं, फ्लड लाइट्स जब खास करके जल चुकी होती हैं तब। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों तरीके के बॉलरों का मिक्सचर आपको लेकर के बेहतर तरीके से जाना है। बाकी स्कोर कार्ड भी आपके सामने, जहां पर अगर आप देखें ना तो पहले तो एक चीज और भी जान लीजिए कि यहां पर अगर आप देखें तो एक ये वाला 11 अगस्त 2024 का मैच, और ये 29 जुलाई 2024 का मैच, और ये 6 अगस्त 2024 का मैच, तो ये तीनों मुकाबले तो 100 के हैं जो 2024 में खेले गए थे। इन तीनों मुकाबलों में देखें तो 164 का स्कोर 3 रन के अंतर से डिफेंड हुआ। पावर प्ले में देखें तो जम के रन बने, कोई बॉलर्स के लिए मदद हुई नहीं। और यहां पर भी दोनों इनिंग्स के अगर आप दौरान देखें तो पेसर्स को 3 और 2 विकेट, लेकिन स्पिनर्स को 4-4 विकेट दोनों इनिंग्स के अंदर मिली। मतलब स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं यहां पर भी। और इवन इस मैच में भी देखें जहां पर 152 का स्कोर चेंज हो गया था 7 विकेट के अंतर से, पहली इनिंग में ही स्पिनर्स का डोमिनेशन था, ओवरऑल भी डोमिनेशन रहा। पावर प्ले में भी रन अच्छे खासे बने, खास करके पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में तो केवल 23 ही रन बने लेकिन विकेट केवल 1 गिरा। और इस मैच में भी देखें तो 145 का स्कोर जो 1 ही रन से, यानी कि 2 बार स्कोर यहां पर जब डिफेंड हुआ तो एक बार 3 रन से, एक बार 1 रन से, मामला काफी हद तक क्लोज गया है। सेकंड इनिंग में ही यहां पर 35 के स्कोर पर 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन पहली इनिंग का पावर प्ले वो काफी बैटर्स के लिए बेहतर रहा है। तो ये तो हमने द 100 फॉर्मेट के अंदर देखा। लेकिन T20 फॉर्मेट भी रिसेंट टाइम पर यहां पर एक तो 2025 में ये वाला हुआ था, एक ये हुआ है और ये वाला मैच हुआ है। तो ये जो तीनों मुकाबले हुए हैं T20 फॉर्मेट के, T20 ब्लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो पावर प्ले में जम के रन बने हैं, लेकिन जहां पर विकेटें ज्यादा गिरी भी है ना तो वो सेकेंड इनिंग के दौरान। और उसका वही रीजन है जो आपको मैं कुछ देर पहले बता भी चुका हूं कि सेकंड इनिंग में जब फ्लड लाइट्स यहां पर जल जाती हैं तो हवा में भी गेंद थोड़ी सी स्विंग करती है। और यही एक रीजन है कि यहां पर हमेशा कोई भी टीम यहां पर पहले बैटिंग करने जाना चाहती है, मौसम कैसा भी हो, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा बेहतर कंडीशंस होती हैं। सेकंड इनिंग का पावर प्ले वो बैटर्स के थोड़ा सा खतरनाक होता है। ओवरऑल टीमें बैटिंग पहले करना चूंकि प्रेफर करेंगी ना, और साथ ही साथ वेदर जैसा आपको मैंने बताया उसकी वजह से एक इंटरेस्ट तो बना रहेगा कि कैसी पिच है और वेदर कैसा है। तो वो चीज़ आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा और फाइनल
टीम मेरी उसकी बेसिस पर जो बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हुई बात टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करने की, फाइनल टीम वहां से आपको मिल जाएगी, पिच रिपोर्ट और वेदर फोरकास्ट। लेकिन एक और चीज, प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें मैनचेस्टर ओरिजिनल्स टीम का, सबसे पहले तो एक तो इनकी तरफ से रचिन रविंद्र थे पहले स्क्वाड में, फिलहाल ये जिम्बाब्वे में व्यस्त हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये अवेलेबल है नहीं। मर्चेंट डी लांगे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और इनके यहाँ पर रिप्लेसमेंट आए हैं फरहान अहमद, और फरहान अहमद ऑफ स्पिन बॉलर हैं, एक बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं। रेहान अहमद अगर आपको याद हो कि इंग्लैंड के लेग स्पिन बॉलर हैं, उन्हीं के भाई साहब हैं ये। और बाकी बेंच पर भी अगर आप देखें तो टॉम स्पिन वाले स्कॉट करी हैं, सोनी बेकर है, बेन मैकनी है, ये तो खिलाड़ी हैं जिसमें से 2 अवेलेबल है नहीं, एक रिप्लेसमेंट आ भी चुका है। लेकिन रचिन रविंद्र का रिप्लेसमेंट फिलहाल इस मैच के लिए या पिछले कुछ अगले 2-3 मैचेस के लिए वो बुलाया गया है मार्क चैपमैन को, जो कि नंबर 3 पर पॉसिबली बैटिंग कर सकते हैं, जहां पर ओपन करेंगे फिलिप साल्ट और जोस बटलर जैसी बैटिंग लाइनअप, तगड़े नंबर्स हैं इनके। बाकी हेनरिक क्लासन यहां पर दिखाई पड़ेंगे, मैटी हर्स्ट दिखाई पड़ेंगे, लेविस ग्रेगरी जैसा ऑलराउंडर दिखाई पड़ेगा, जॉस गॉटन है, टॉम हार्टली है, जोश टंग है, और बाकी यहां पर आपको नूर अहमद और जिमी एंडरसन। और देखिए जोश टंग को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि ये खेल भी पाएंगे प्लेइंग 11 के अंदर नहीं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ये टेस्ट मैच खेल करके खत्म किए होंगे। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खेलेंगे। बाई चांस अगर जोश टंग नहीं भी खेलते हैं ना, तो इनके पास जो ऑप्शन है वो काफी सारे हैं, चाहे वो स्कॉट करी हो इनको भी खिला सकते हैं, हालांकि टॉम स्पिनवाल तो नहीं, लेकिन स्कॉट करी सबसे बेहतर चांस ऑप्शन है जो कि उनके जहां पर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल अगर यही प्लेइंग 11 हुई तो आपको पावर पे डेथ में कौन बॉल करते दिखाई पड़ेगा, उन प्लेयर्स के नाम आप देख सकते हैं। और बेसिकली अगर आप इस पूरी प्लेइंग 11 को देखें ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई पड़ती है बॉलिंग वाइज भी, चाहे वो पेसर्स की बात कर लें, चाहे वो स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन देख लें, चाहे वो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज लेविस ग्रेगरी जैसा ऑलराउंडर देख लें, और बैटिंग लाइनअप तो तगड़ी है ही। तो निश्चित तौर पर टीम काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप इनका करियर देखें 100 फॉर्मेट के अंदर, तो द 100 का जो पूरा करियर रहा है उसमें 28 का बैटिंग एवरेज रहा है, फिलिप साल्ट का 40 का रहा है, बटलर का, चैपमैन तो अभी तक खेले नहीं लेकिन 31 का एवरेज रहा है, क्लासन का 7 मैच पे 189 रन 31 का बैटिंग एवरेज, वहीं पर मैटी हर्स्ट 6 मैच में 149 रन 25 का एवरेज है। और इनके बारे में बता दूं कई बार थोड़ा सा ऊपर भी आ जाते हैं बैटिंग करने, तो ये भी हो सकता है कि मार्क चैपमैन इनके यहाँ पर नंबर 5 पर और ये नंबर 3 पर भी बैटिंग आपको करते दिखाई पड़े, ये चांसेस भी पूरे हैं। बाकी लेविस ग्रेगरी एज ऑलराउंडर 24 मैच बैटिंग एवरेज 27 का 293 रन है, 13 विकेटें हैं, और जॉस गॉटन के आंकड़े भी उसी तरीके से 21 मैच में 19 विकेटें हैं, तो थोड़े से एवरेज से आंकड़े हैं। लेकिन उसमें टॉम हार्टली 28 मैच 30 विकेटें, उसी में जोशुआ टंग है 5 मैच में 7 विकेटें, बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है इन्होंने टेस्ट सीरीज में इंडिया के खिलाफ, ये बात तो क्लियर है। और खास करके इनकी खासियत है डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और बाकी यहाँ पर नूर अहमद एक ही मैच के लिए विकेट नहीं है, लेकिन बेंच पर आपको स्क्वाड करी जो आपको मैं बता रहा था ना कि जोश टंगे जहाँ पर साथ खेल जाएं, ये 8 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं, तो ये तो करियर रहा है इन सभी प्लेयर्स का। फॉर्मेट अगर हम बात करें तो द 100 के अंदर, लेकिन रीसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए तो यहाँ से एक बात तो कम से कम आप क्लियर कर लीजिए कि जब अपनी टीम आप बनाने जाएंगे स्मॉल लीग की ने, तो आप देखेंगे फिलिप साल्ट सभी की टीम में, बटलर सभी की टीम में, क्लासन सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। और ऑब्वियस से चीज है, इतने बड़े बड़े नाम है कि इनको कौन ही इग्नोर करेगा। और साथ ही साथ नूर अहमद भी सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। इन चारों प्लेयरों को लेकर के किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सीधे सीधे मैं भी कह दूं कि नूर अहमद वैसे भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, लास्ट में जब 5 विकेट है, इसके साथ साथ क्लासन को लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं। फॉर्म हालांकि बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इनको ड्रॉप नहीं कर सकते आप स्मॉल लीग की टीम से। और बाकी बटलर और फिलिप साल्ट को तो जैसा फॉर्म में रिसेंट टाइम रहे हैं, ड्रॉप करना बनता भी नहीं है। तो इन चारों प्लेयरों को लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रखना है। लेकिन 5वां प्लेयर, 6ठा प्लेयर, 7वां प्लेयर अगर आपको पिक करना हो तो किसको लेकर के जाए, तो अगर ऑप्शन की तरफ चलेंगे देखते हैं मार्क चैपमैन, इनका भी फॉर्म कुछ खास अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3-0, 10-27, 45-9, 17-13 इस तरीके की पारियां इनकी रही हैं। बाकी इनके अलावा एक और नाम यहाँ पर मैथ्यू हर्स्ट का है, इनका फॉर्म निश्चित तौर पर एक अच्छा रहेगा, इन पर नजर बना करके आप रख सकते हैं निश्चित तौर पर। अगर आप देखें तो 36, 59, 28, 32 इस तरीके की पारियां खेली हैं, तो या तो इनको आप लेकर के जाइए, लेकिन ये तो मैं सजेस्ट करूंगा कि केवल आप ग्रैंड लीग में करिएगा। कि अगर आपको 5वां, 6ठा, 7वां प्लेयर किसी मैटी हर्स्ट को या मार्क चैपमैन के तौर पर लेकर के जाना है, तो ये चीज आप ग्रैंड लीग में ही करिएगा, क्योंकि आपका पास स्मॉल लीग के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वो ऑप्शन है लेविस ग्रेगरी, जिनका 6 रन 2 विकेट, 23 रन कोई विकेट नहीं, 37 रन कोई विकेट नहीं, 18 रन कोई विकेट नहीं, तो लगातार आपको थोड़े बहुत रन बना करके दे देंगे। बॉलिंग भी आपको पूरे 3 से 4 ओवर यानी कि 5-5 गेंदों के तरह से आप यहाँ पर ओवर होते हैं, 20 गेंदों का कोटा होता है, तो वहां पर आपको 10 से 15 गेंदें तो निश्चित तौर पर करते दिखाई पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से 5वें प्लेयर के तौर पर ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन लेविस ग्रेगरी होंगे, और जॉस गॉटन 6ठे प्लेयर के तौर पर ज्यादा सेफ और बेहतर ऑप्शन होंगे। लेकिन उसी में ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि ये पिच कैसी है, जहां पर आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स का भी डोमिनेशन है, तो आपके पास एक और नाम यहाँ पर टॉम हार्टली का भी रहेगा। हालांकि ज्यादातर लोग इनके टीम में इनको लेकर के जाएंगे नहीं, ज्यादा सेफ रहेगा कि आप जॉस गॉटन या लेविस ग्रेगरी के साथ चले जाइए। रिस्क आप ले सकते हैं तो टॉम हार्टली को ट्राई कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली अच्छे फॉर्म में रहे हैं एज ए बैटर भी, एज ए बॉलर भी। बाकी जो 4 प्लेयर फिक्स थे उनको तो लेकर के जाना ही है। 5वें 6ठे प्लेयर के तौर पर लेविस ग्रेगरी, जॉस गॉटन हमको ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं मेरे हिसाब से, और बाकी टॉम हार्टली एक डिफरेंशियल बन सकते हैं, मैथ्यू हर्स्ट एक डिफरेंशियल बन सकते
सकते हैं, जिनको ग्राइंडिंग में रोटेट कर सकते हैं। लेकिन बेंच पर से अगर कोई आया, जैसे एक फरहान अहमद का नाम शामिल किया गया है, लास्ट में जब 5 विकेट ले चुके हैं, हालांकि इनके खेलने की संभावना मुझे लगती नहीं, लेकिन जिमी एंडरसन एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो भी T20 ब्लास्ट में खेल रहे थे, 40+ की उम्र है, लेकिन कमाल की स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं, और चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो अब 5वां प्लेयर तो मैं इन्हीं को सजेस्ट करूंगा, लेकिन छठा 7वां प्लेयर अगर किसी को लेकर के जाना तो लेविस ग्रेगी, जॉश गॉटन के साथ आप जा सकते हैं, दोनों में से किसी एक के साथ। तो ये क्लैरिटी आपको मिल गई। लेकिन ये भी बता दूं कि अगर आप जिमी एंडरसन के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इन्हीं दोनों को लेकर के जाइएगा। 6 प्लेयर आप यहां से ये ट्राई कर सकते हैं। ये चीज हमको रीसेंट फॉर्म के साथ यहां पर समझ में आई है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और डेटा देखने, यानी कि हेड टू हेड के स्टैट्स देखने, तो वहां पर हमको क्या दिखता है, तो सैंपल साइज थोड़ा छोटा हालांकि है। नीचे यहाँ पर केवल स्कॉट करी एक मैच खेले हैं, 1 विकेट है। जब साउदर्न ब्रेव के खिलाफ द 100 का किसी मुकाबले में खेले हैं। जोश टंग की एक मैच में 1 विकेट है। नूर अहमद की एक मैच में कोई विकेट नहीं है। जिमी एंडरसन तो खेला ही नहीं। स्कॉट करी का आपको बता ही दिया, एक मैच में 1 विकेट है। और लेकिन लेविस ग्रेगरी के 4 मैच 42 रन है, 5 विकेट हैं। टॉम हार्टली के 3 मैच केवल 2 विकेट है। और बैटिंग में भी जो थोड़ा बहुत किया है वो टॉप ऑर्डर के बैटर्स नहीं कर रखा है। बाकी या तो सैंपल साइज है नहीं, एक मैच केवल खेले, क्लासन 18 रन है, और उनको तो वैसे भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते स्पेसिफिकली स्मॉल लीग की टीम में, तो आंकड़े आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे यहाँ पर। लेकिन जब वेन्यू का भी आंकड़ा आप देखने आते हैं तो यहाँ से क्या देखते हैं कि जोश टंग के इस मैदान पर 3 मैच में 4 विकेट है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 36 मैच 30 विकेट है टॉम हार्टली के, तो उसकी बेसिस पर तो बनता नहीं कि इनको टीम में लेकर के जाएं। जॉश गॉटन और लेविस ग्रेगरी का आंकड़ा देखेंगे तो जॉश गॉटन निश्चित तौर पर इस मैदान पर बिल्कुल विफल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर और सेफ दिखाई पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है ना कि जॉश गॉटन आपको पहली इनिंग में शुरुआती ओवर में पावर प्ले में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ते, तो सेकेंड इनिंग का भी पावर प्ले हो तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपको मैं पिच रिपोर्ट में बता चुका हूँ कि फ्लड लाइट जब जलेंगी तो मदद तेज गेंदबाजों के लिए होती है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप लेकर के जा सकते हैं, दोनों के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक को लेकर के जाएंगे तो आपके पास रास्ता खुलेगा कि आप जोश टंग को लेकर के जाइए, नूर अहमद को लेकर के जाइए, और जिमी एंडरसन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फिलिप साल्ट और बटलर को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं, क्लासन को लेकर के कोई डाउट है नहीं। तो यही कुल मिला जुला करके जो 6 टिक मार्क्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप लेके जा सकते हैं। जोश टंग नहीं खेलते तो जिमी एंडरसन को लेके जा सकते हैं, और साथ ही साथ स्कॉट करी भी एक ऑप्शन हमेशा बने रहेंगे। टॉम एस्पिनवाल तो खेलेंगे नहीं जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो इस तरह से प्लेयर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने हैं, जिसमें आपको बैटर्स की वीकनेस का भी कुछ पता चलेगा। तो उसमें फिलिप साल्ट है जो कि सामने की टीम में क्रिस जॉर्डन, रीस टोपली पर काफ़ी खराब साबित हुए हैं। 24 और 27 रन बना करके 2 और 3 बार आउट हो चुके हैं। और इवन जॉर्डन थॉमसन पर भी आंकड़े काफ़ी खराब है। टाइमल मिल्स के साथ गेंद पर 6 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। क्रेग ओवर्टन को तो फिर भी खेल के हैं ठीक ठाक। डैनी ब्रिक्स पर भी आंकड़े खराब हैं। और उसके बाद बटलर की बात करें तो ये भी रीस टोपली पर 3 बार, 2 बार जॉर्डन थॉमसन पर, 2 बार डैनी ब्रिक्स पर, क्रिस जॉर्डन पर अच्छा खेले हैं। तो क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर तो कोई खास थ्रेट नहीं इनके खिलाफ, लेकिन डैनी ब्रिक्स, थॉमसन और रीस टोपले ने काफ़ी परेशान किया है। और बाकी हेनरी क्लासन भी क्रिस जॉर्डन के साथ गेंद पर 8 रन बनाकर 1 बार आउट हो चुके हैं। चैपमैन का कोई डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। और उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी मैटी हर्ष या ऑफ स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं, 32 गेंद पर 50 रन बनाकर 3 बार आउट हो चुके हैं। और लेविस ग्रेगरी ये भी अगर आप देखें तो क्रिस जॉर्डन के खिलाफ, टाइमल मिल्स के खिलाफ काफ़ी कमजोर साबित हुए हैं। और इसका रीजन था पिछले सीजन में कि ये टीम 8 में से केवल एक ही मुकाबला जीत पाई थी। तो ये दिक्कतें जो इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ हैं वो आपने यहाँ पर देखी, और इससे समझ में आएगा कि सामने की टीम का कौन कौन सा बॉलर इंपॉर्टेंट होगा। और सामने की टीम को अगर आप देखने आए तो इनके पास भी जेसन रॉय हैं, डैनियल ह्यूजेस को लेकर के ये आए हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर फिन एलन की जगह पर। पहले कुछ मैचेस के लिए अगर फिन एलन बाद में फिट हो जाते हैं ना, तो फिन एलन की जगह पर आपको फिन एलन वापस आएंगे, डैनियल ह्यूज तब बाहर चले जाएंगे। फिलहाल डैनियल ह्यूज को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया है, और वही ओपन भी करते दिखाई पड़ेंगे जेसन रॉय के साथ। इसके साथ साथ जेम्स विंस है, लीस डुप्ला है, लॉरी इवांस है, जेम्स कोल्स हैं, जॉर्डन थॉमसन, क्रिस जॉर्डन, क्रेग ओवर्टन, रीस टोपले, टिमाल मिल्स हैं। और पीछे प्लेयर बैटल के आंकड़े देखकर आपको क्या क्लियर हुआ था कि क्रिस जॉर्डन, जॉर्डन थॉमसन और रीस टोपले और टिमाल मिल्स ये 4 बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिनको आप सीधे लेकर के जा सकते हैं टीम में। और बाकी बैटिंग में से किसको लेकर के जाएं वो तो आगे देखेंगे। लेकिन एक और चीज बता दूं कि फिन एलन तो फिलहाल अवेलेबल है नहीं। माइकल ब्रेसवेल भी शायद पहले मैच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, याद हो सकता है एक और मैच के लिए अवेलेबल ना हो, बाद में आ जाएंगे। फिलहाल उनके यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया गया है। ये फिन एलन और माइकल ब्रेसवेल अभी अवेलेबल है नहीं। जोफ्रा आर्चर को लेकर के अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आपको याद होगा आखिरी टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ नहीं खेले थे, इनको रेस्ट कराया गया था, और चोटिल वगैरह नहीं थे, केवल एसेज की तैयारी के लिए इनको रेस्ट कराया गया था। तो देखना पड़ेगा ये क्या एसेज के लिए इनको रेस्ट कराया गया था या हो सकता है यहाँ पर खेलने के लिए रेस्ट कराया गया था, तो वो देखना पड़ेगा वो खेलेंगे कि नहीं। चांसेस बहुत कम है,
डैनी ब्रिक्स भी इनके पास बेंच पर हैं। बाकी पावर प्ले डेथ ओवर के जो बॉलर्स हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद करियर का डेटा वो भी आप चाहें तो द 100 का देखेंगे तो वो भी आपके सामने, जिसमें टी स्टोपली के 22 मैच 24 विकेटें हैं, लेकिन टिमाल मिल्स के 29 मैच 42 विकेटें हैं। कमाल के आंकड़े हैं। डैनी ब्रिक्स के भी 15 मैच 15 विकेटें हैं। जोफ्रा आर्चर के 8 मैच में 9 विकेटें, 18 मैच में 20 विकेटें क्रेग वॉटन के। तो इस टीम के जो बॉलर्स हैं, क्रिस जॉर्डन के 28 मैच 36 विकेटें हैं। कमाल की परफॉर्मेंसेज उन लोगों ने कर रखी है द 100 में। और ओवरऑल अगर आप देखें तो प्लेयर बैटल में भी डोमिनेट कर रहे थे सारे बॉलर्स सामने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बैटर्स के खिलाफ। लेकिन बैटिंग लाइनअप में अगर आप जाएंगे तो डैनियल ह्यूजेस एक मैच खेलने 45 रन है, 19 का एवरेज है जेसन रॉय का। जेम्स स्मिथ तो रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, नंबर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। बैटिंग इस टीम की वो थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ती है, बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये चीज़ आपको सामने वाली टीम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम में दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनके पास बॉलर्स का भी बैलेंस अच्छा है, बैटिंग का भी बैलेंस काफ़ी अच्छा है। पिछले सीजन में वो टीम उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर देखने के बाद ये तो कम से कम क्लियर हो रहा है कि मुझे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम ज़्यादा वेल बैलेंस दिखाई पड़ रही है, ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए फैंटेसी की टीम बनाते टाइम जब आप देखेंगे कि क्रिस जॉर्डन सभी की टीम में है, जेम्स स्मिथ और जेसन रॉय सभी की टीम में है ऑलमोस्ट, और जोफ्रा आर्चर को लेकर के अभी डाउट है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर है भी सभी की टीम में, आप लेके भी जा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो जेम्स स्मिथ का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है वो इनका काफ़ी तक जस्टिफाइड है, निश्चित तौर पर जबरदस्त फॉर्म में है। बाकी जेसन रॉय का भी अगर आप देखें तो 35 1 32 5 4 30, जो कि कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती, तो निश्चित तौर पर उनको लेकर के एक डाउट बनेगा। डैनियल ह्यूजेस जो ऑलरेडी एक ही मैच खेले हुए हैं द 100 में, ये चीज़ अभी आपने पीछे देखी 45 रन बनाए थे, इनका फॉर्म अगर आप देखें तो ये भी कंसिस्टेंट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। और इवन लीज डिप्लॉय हो गए, लॉरी इवांस हो गए, इनका भी फॉर्म आप देख लीजिए ना, तो इस टीम की एक ही कमजोरी है, वो है इनकी बैटर्स की इनकंसिस्टेंसी। निश्चित तौर पर वही उसी वजह से ये टीम का जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो थोड़ा सा काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर माइकल ब्रेसवेल आ जाएंगे, फिनेलन आ जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी जेम्स कोल्स निश्चित तौर पर इसको स्ट्रांग करते दिखाई पड़ेंगे एक ऑलराउंडर के तौर पर, जो कि 39 रन 1 विकेट, 62 रन कोई विकेट नहीं, 10 रन कोई विकेट नहीं, 7 रन कोई विकेट नहीं। तो जो परफॉर्मेंसेज हैं वो निश्चित तौर पर इनको एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशियल ऑप्शन आपको बना देगा। बाकी इसमें आप देख ही चुके हैं कि जेम्स स्मिथ एक सेफ ऑप्शन है, सीधे टीम में आएंगे। जेम्स कोल्स इनकी बैटिंग लाइनअप के खराब होने की वजह से टीम में आएंगे। बाकी जॉर्डन थॉमसन ये भी एक और ऐसे ऑलराउंडर होंगे जिनको लोगों ने इग्नोर कर रखा है, लेकिन आपकी टीम में आने ही चाहिए, जो ना सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि गेंद से तो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और बल्ले से भी अच्छा खासा योगदान देते हैं। तो ये देखते हो कि इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर है, जॉर्डन थॉमसन एक मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। उसी में क्रिस जॉर्डन को लेकर के क्लियर है कि सभी की टीम में है, आपकी टीम में भी आने चाहिए। और बाकी जोफ्रा आर्चर का आपको ने बताया ना कि एक तो इनका खेलना तय नहीं है, खेलेंगे भी तो भी इनके जहां पर आपके पास एक टिमाल मिल्स का ऑप्शन है, रीस टोपली का ऑप्शन है। हालांकि ये दोनों अगर आप रिसेंट टाइम में अगर आप देखें ना तो बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं रहे हैं। वहीं पर क्रेग वॉटन को देखेंगे तो ये भी लगातार विकेट लेते तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में विकेटें नहीं निकाल पाए हैं। तो इन तीनों में से किसको लेकर के जाएं? बाकी अगर आप देखें तो 4 प्लेयर तो हमारे पक्के हो चुके हैं। टॉप ऑर्डर का कोई बैटर लेके जाएं या ना जाएं, उसी को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मतलब ये क्लियर है कि समझने के लिए अगर आप आगे के आंकड़ों का भरोसा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये दिखाई पड़ता है कि टीम थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। लेकिन अगर आगे हेड टू हेड के आंकड़े देख भी लें तो जेसन रॉय के 3 मैच 79 रन हैं, 59 का हाईएस्ट स्कोर है। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ ठीक ठाक खेल गए हैं। डैनियल ह्यूजेस खेले नहीं है। जेम्स स्मिथ के 4 मैच 129 रन, 56 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी चाहे बात करें लॉरी इवांस का, लीज डुप्लाई का, और इवन जेम्स कोल्स भी चले नहीं है, लेकिन एक ही मैच का सैंपल साइज है और जैसा फॉर्म इनका है, जो इनका रोल होने वाला है आज के इस मैच में, वो इनको काफ़ी जरूरी बना देगा, ना सिर्फ इनको बल्कि क्रिस जॉर्डन को भी और जॉर्डन थॉमसन को भी। और उसके बाद अगर आप बॉलिंग में आकर के देखें तो टिमाल मिल्स के आंकड़े धमाकेदार है। 4 मैच में 7 विकेटें, 4 मैच में 5 विकेट है रीस टोपली के, 2 मैच में 2 विकेट है क्रेग ओवर्टन के, 3 मैच में 3 विकेट है डैनी ब्रिक्स के। तो आंकड़े एज ए बॉलिंग यूनिट लगभग काफ़ी सारे खिलाड़ियों के बेहतर हैं, लेकिन मैं टिमाल मिल्स को हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप टीम में लेकर के जाइए। बाकी चूंकि रीस टोपली की बात कर लें, चाहे बात कर लें क्रेग ओवर्टन की, इनका आंकड़े तो ठीक ठाक हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। बाकी अगर आप चाहें तो ये 6 प्लेयर तो बेस्ट हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर जेसन रॉय को तो मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपको करना ही है तो निश्चित तौर पर कोई भी एक जेम्स कोल जैसा खिलाड़ी हटा करके, बाकी जेसन रॉय को तो फिलहाल अभी मैं लेके जाना सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप चाहें तो जेसन रॉय की जगह पर उनको तो सीधे हटाइए, बाकी जेम्स कोल की जगह पर आप चाहें तो क्रेग ओवर्टन या रीस टोपली को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इधर से 5 प्लेयर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी टीम में आते दिखाई पड़ पा रहे हैं। इसके बाद वेन्यू का भी डेटा आप देख लीजिए कि इस मैदान पर तो जेसन रॉय बढ़िया खेले हैं, 33 रन एक मैच जेम्स विंस का भी है। यहाँ पर लीज डुप्लाई के आंकड़े देख लीजिए, लॉरी इवांस के आंकड़े देख लीजिए, बहुत ही खराब है। जॉर्डन थॉमसन के 6 मैच 6 विकेट है, 7 में 5 विकेट है क्रिस जॉर्डन के, 1 में 1 विकेट इस मैदान पर है रीस टोपली के। यहाँ पर टिमाल मिल्स यहाँ पर भी बेहतर करते दिखाई पड़े, डैनी ब्रिक्स भी अच्छा करते दिखाई पड़े हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए डैनी ब्रिक्स एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन
बन सकते हैं, जैसा कि हमको डेटा भी बताता है। तो ये सारे चीज़ें देख लेने के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम फेवरेट है। बाकी एक और चीज़ बची हुई है देखना, वह है ओवल इनविंसिबल कराऊँ साउदर्न ब्रेव के बैटर्स की वीकनेस, जिसमें जेसन रॉय का देख लीजिए, लेफ्ट आर्म चाइनामैन पर फंसते हैं। जॉर्ज गॉटन इनको शुरुआत में परेशान कर चुके हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं 22 गेंदों पर। बाकी नूर अहमद भी परेशान कर चुके हैं, लेकिन टॉम हार्टले को बेहद बढ़िया खेला है। डैनियल ह्यूजेस का कोई डेटा मिलेगा नहीं। लीस डुप्लाई, नूर अहमद पर और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पर और खास करके स्कॉट करी पर भी सस्ते में आउट होते रहे हैं। बाकी जेम्स विंस के भी लेविस ग्रेगरी पर 5 बार आउट हुए हैं 78 बॉलों पर, तो लेविस ग्रेगरी भी गेम में बने रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप बाकी ऑप्शन देखें लॉरी इवांस का, जेम्स कोल्स का, तो ये भी इन्होंने जो भी नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे लेविस ग्रेगरी पर तो अच्छे हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म चाइनामैन पर ये भी फंसते हैं। बाकी जेम्स कोल्स भी स्कॉट करी पर फंसते हैं। तो ये सारे नाम हैं जो कि स्पिन अच्छी नहीं खेल पाते। तो ओवरऑल आज के लिए मुझे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीमें बेहतर दिखाई पड़ रही है। कॉमन कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन आप देखेंगे तो फिलिप साल्ट और जोस बटलर इस लगभग सभी की टीम में होंगे, जिसमें आपके पास कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन है, जैसे जेम्स विंस है, क्लासन है और ह्यूजेस तो ग्रैंड लीग के लिए आप ट्राई चाहे तो कर सकते हैं। और बाकी अभी के लिए स्मॉल लीग की टीम ये रहेगी आपकी, जिसमें लेविस ग्रेगरी को मैंने वाइस कप्तान बना रखा है, बटलर कप्तान, 3 बैटर, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर और 1 विकेट कीपर, इनको आप ले जाकर के ट्राई कर सकते हैं। 2 विकेट कीपर ऑब्वियसली फिलिप साल्ट भी हैं। तो ये टीम बना करके अभी के लिए सेव कर लीजिए। बाकी फाइनल टीम जो होगी, वेदर और पिच रिपोर्ट जो होगा, वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, वो सबसे जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।